बीजेपी के जो वोटर है या जो फ्लोटिंग वोटर है उसमें अंदर ये नेशनलिज्म का जज्बा है और वो ज़रूर वोट डालेगा इसमें। नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को मजहब और बाकी चीजों पर डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट का एजेंडा इतना बड़ा है। हिंदुत्व पर गामजन मोदी सरकार खित्ते समेत दुनिया भर में आपको लगता है इंतहा पसंदी फैलाने के लिए सबसे बड़ा खतरा है? या बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत से मुमालिक ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस वजह से वो उनका साथ देते थे। कश्मीर के ऊपर जब हम बात करते थे, आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। उस वक्त इसकी हालत ख़राब थी और अगर ये इनको ये मौका ना मिलता ये नेशनलिज्म, तो मैं ये समझता ये हार जाता। मगर अब ये उसी की वजह से एक इसने जो नेशनल सिक्योरिटी का एजेंडा बनाया और एंटी पाकिस्तान बनाया, जो कि आज तक इंडिया की इलेक्शन में कभी इशू नहीं बना। अच्छा। ये पहली दफ़ा इंडिया की इलेक्शन में बना है। हमारी इलेक्शन में तो इंडिया कभी इशू ही नहीं बना। आज तक किसी ने इंडिया के खिलाफ यहाँ जदोजहद की बात करके इलेक्शन नहीं को जीता। अगर इन दोनों में से भी अगर फॉर एग्जांपल दोबारा एनडीए आ जाती है, मोदी साहब आ जाते हैं, तो मुझे पता है कि इंडिया बदल जाएगा, बहुत तरीके से बदलेगा। इंडिया ये इंडिया नहीं रहेगा जैसे ये इंडिया है। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अच्छा। अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। वहाँ की आप आज भी पान पराग उठा लें, उन्हें अपना पान पराग है। मोदी का यार पाकिस्तान में बदलते रहे हैं। पहले आसिफ अली जरदारी थे, फिर नवाज शरीफ मोदी के यार हो गए, फिर इमरान खान मोदी के यार हो गए, अब आज फिर मोदी का यार बदल गए और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हो गए हैं, जो बदकिस्मती है हमारे यहाँ। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं तो पाकिस्तान का एक हिस्सा तो ये समझता है कि जी वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, लेकिन एक हिस्सा पाकिस्तान का और भारत का ये समझता है कि नरेंद्र मोदी को लेगेसी छोड़ने का बड़ा शौक है। वो चाहते हैं कि कोई लेगेसी छोड़ी जाए, तो उस लेगेसी में हो सकता है वो कुछ इस तरह करें। और कई लोगों का कहना यह है कि अगर वो पावर में आ जाते हैं तो वो अपनी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसको मज़ीद सपोर्ट करेंगे और वो इग्नोर करेंगे हर चीज़ को। वो पाकिस्तान को भी इग्नोर करेंगे, बाकी खित्ते के ममालिक को भी इग्नोर करेंगे और वो ग्रेट पार्ट्स के साथ और बाकी रीजनल पार्ट्स के साथ ज़्यादा करीब होंगे। सो ये तो जिसे वो कहते हैं ना, हम बाहर बैठे रहेंगे तो हमें समझ वो जिसे कहते हैं ना नहीं आनी। जब वो हुकूमत में आएंगे तो तभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इज़ चेंजिंग, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और उसमें एक ऐसी लहर आने वाली है और वो लहर जो है वो हम सबको बड़े अच्छे से नज़र आ रही है कि मोदी साहब को समझ आ गई है कि मैंने कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। क्योंकि अब उनको वो 10 साल पावर में रह के उनको वो जिसे कहते हैं ना गुर आ गया। ठीक है जी, और ये जो गुर है ये वो समझते हैं। एक इंडिया को जारी बात है, ये भी एडवांटेज बहुत ज़्यादा आता है कि उनके जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर रिगिंग के इल्ज़ाम नहीं लगते। हमारे तो रिगिंग के इल्ज़ाम लगते हैं ना, हमारे वो इल्ज़ाम नहीं जा रहे। सो अब इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे आप कह लें कि एक बड़े पैमाने के अंदर पाकिस्तान में रिगिंग के ऊपर क्वेश्चन होता है कि जी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इंडिया के इलेक्शंस को ये एडवांटेज है कि रिगिंग की बात नहीं होती वहाँ पर। नरेंद्र मोदी की ये जो स्टेटमेंट जो उन्होंने आज दी है, कल जो उसको टीवी को, कि वी आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम और मुस्लिम्स, और ये हमारी डोमेन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, और जिसे वो कहते हैं ना ये हमारे ऊपर लेबलिंग है। दिस इज़ व्हाट इज सेइंग। बट ऑब्वियसली वो जो कल डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहे थे कि हमें अपना जो कल्चर और रिलीजन है उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं है। सो आई थिंक दिस इज वेयर दे आर फेयर। वो अपनी बात को ये फेयर तो कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि अगर हम सेकुलर है तो हमारा जो मजहब और कल्चर है उसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर दें। तो आपको उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इन सारे हालात के बावजूद तरक्की कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। ठीक है। और दुनिया के जो बड़ी जिनकी जो इकॉनमी थी जिन मुल्कों की,
जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको टफ टाइम दे रहा है इंडिया इस वक्त। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है। वैसे तो फूड चेन है इनकी, रेस्टोरेंट है, लेकिन काफी मेरे ख्याल से हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में काफी हौ रखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, नजम सेठी साहब को भी आप फिर जानते होंगे? कौन नहीं जानता उनको? ठीक है, उन्होंने वो हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं, कभी पाकिस्तान को लेके, कभी दुनिया को लेके। अभी उन्होंने इंडिया को लेके प्रेडिक्शन किया। उन्होंने बोला कि वहां पे अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, जो इसमें बीजेपी है उनकी गवर्नमेंट आएगी, मतलब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आएगी, और वहां पे समझ लें कि भाई हिंदुत्व का राज हो जाएगा, वो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए, उनके पास ना लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अच्छा। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है वो वहीं अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है। वो किसी ना किसी कभी तरह से पीसीबी के चेयरमैन, कभी कुछ भी है, वो अपनी जगह बना के रखते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका उसका ताल्लुक वो किनके साथ है ठीक और है। उनका ताल्लुक किनके साथ है। तो जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, आपको और लगता उनका- है नहीं, आपको लगता है कि मतलब जैसे देखे ना, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुत्व का कोई ताल्लुक होता तो फिर पहले भी दौर नहीं, और तो बीजेपी के हैं, मतलब 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट के, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और डेवलपमेंट किस दौर में ज्यादा हुई है? आप इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया की अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहां पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है, और पूरी नजर दुनिया। आई है, दुनिया देख रही है। और उन्होंने आईटी को उठा के एक सिंपल से, हम टोटल की बात नहीं करते, सिर्फ आईटी की चांद पे वो पहुंचे, चंद्रयान 3 उनका, उसके अलावा 5वीं बड़ी इकोनॉमी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने, आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप। इस वक्त दुनिया में जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहां से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन और चीजें बनाएं। उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब हम तो कहते हैं फ्रीलांसिंग में हम भी नंबर 1 कह लें, या मतलब बहुत ज्यादा नंबर 1 कहना तो मैं भी कहूँगा कि फास्ट फूड में नंबर 1 हूं। लेकिन नंबर 1 होना, कहना और प्रैक्टिकल होना बड़ा फर्क पड़ता है। ये बड़ी टेक्निकल। और अभी आईटी की हम बात कर रहे हैं ना, आईटी वो फील्ड है कि जो प्रैक्टिकल मांगती है, वो डिग्री बेस्ड नहीं होती। वो ये नहीं कहती कि आपने डिग्री पेपर दिखाया और आपको कुर्सी टेबल मिलेगी, आप जॉब करना शुरू। ठीक है। वहां पे आपने करके दिखाना होता है। प्रैक्टिकली करके दिखाना है। आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इंडिया में आज भी आप उठा के देखिए ना, तो आईटी वहां का बच्चा लेके चलता है और उसको पता है कि ये दुनिया की सबसे ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है। उसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा था। पाकिस्तान में आप भी आज किसी स्कूल के, पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल के बाहर चले जाएं और वहाँ के 2-4 बच्चों के ऐसे ही रफ कट इंटरव्यू करें कि भाई आप फ्यूचर को क्या देखते हैं। वो कहता है जी एक ही जवाब होगा, जी वो मुझे तो नहीं पता, या तो वो मुझे कहते हैं कि बाहर जाना है, या पापा जो कहेंगे वो होगा या मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है। उसको क्लियर कट अपनी कुछ नहीं पता कि मेरा कल क्या है। और इसमें मेरे ख्याल और से इसमें- देखें बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। इसमें मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट्स की उतनी मिस्टेक नहीं है जितनी टीचर्स की मिस्टेक है, जितनी हमारे एजुकेशन सिस्टम की मिस्टेक है। और जैसे सर आपने आईटी की बात की है, इंडिया आईटी में बड़ा मतलब नाम बना रहा है और बड़ा अर्न कर रहा है, उतना सऊदी अरेबिया अपने ऑयल से नहीं वो करते जितना, मतलब रेवेन्यू जनरेट करते जितना वो आईटी से कर रहा है। देखो ना, अभी पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ग्रो करके भी $3 बिलियन को टच किया रफली। अब आप कहते हैं कि जी मैं इंडिया से या किसी भी अपने नेबर कंट्री, इवन बांग्लादेश से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बांग्लादेश